और व्याकरण शास्त्र में उनका वो सिद्धहस्त हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतर अवसर है जो कि आप उन विषय वस्तुओं को देख सकें। तो संस्कृत दक्षता हेतु जो त्रिपुटी का जो स्वरूप है, उसको समझाने का हम प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत। इसके साथ-साथ इस तरह के कार्यक्रम से क्या आपको लाभ होता है, इस पर थोड़ी-सी हम चर्चा करेंगे। प्रक्रिया क्या होती है, उपकरण क्या होता है और अंत में हम निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर कुछ अपने वक्तव्य रखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम कोई व्याख्यान के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो कि जब भी हम आपसे संवाद करते हैं, तो कुछ न कुछ इस तरह का आपसे संप्रेषित करने का प्रयास करते हैं, जो आपके जीवन के लिए वह एक पाथेय के रूप में कार्य करे और आप कुछ नया करने के लिए सोचें, क्रिएटिविटी आए, रचनात्मकता आप में आए और बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं एक-एक करके। यह जो संस्कृत प्रवेशिका कार्यशाला नाम यहाँ पर दिया गया है, इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम थोड़ी-सी चर्चा कर रहे हैं। मूल रूप से क्या है कि हम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य, इनको आप ध्यान में रखते हुए स्वत्व की पहचान हो। आप जिस स्थिति में जैसे हैं, जिस तरह से हैं, वह पहचान सकें। आप जिस रोल में हैं, जिस भूमिका में हैं, उसको आप समझ सकें। आप अभी छात्र के रूप में हैं, तो छात्र का क्या दायित्व है? जब आप परीक्षार्थी के रूप में होते हैं, तो उसका क्या दायित्व है? किस तरह से आप वहाँ पर अपने अपनी लेखनी को प्रस्तुत करते हैं? क्योंकि वही आपके भविष्य का निर्धारण उसी के द्वारा किया जाता है। जो आप लिखते हैं, उसी के द्वारा आपका निर्धारण किया जाता है। आपको क्या ज्ञान है, उतना तक ही सीमित नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो यह कार्यशाला आपको आपके मन में जो चल रहा है, उसको किस तरह से अपने अ, उत्तर पुस्तिका में प्रस्तुत करें, इसके लिए आपको बताएगा बताएगी यह कार्यशाला। इसमें जब हम बात कर रहे हैं संस्कृत को लेकर के, तो हमें समझना होगा कि हमारी सभ्यता की मूल चेतना जो है, वो कहाँ है और हम जब मूलभूत विषय वस्तु पर आते हैं, तो देखते हैं जो भी हमारा कार्य होता है, वह राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। आप एक छात्र के रूप में जो कार्य करते हैं, हम एक अध्यापक के रूप में जो काम करते हैं, अन्य जो भी काम हम करते हैं, एक किसान, एक कृषि कार्य जो करते हैं, सभी का मूल ध्येय जो होता है, वह उस राष्ट्र के उत्कर्ष की ओर जाता है। जैसे कहा गया है कि जितनी भी नदियाँ हैं, अंततः सागर की ओर चलती है, उसी तरह हमारा हमारी स्थिति होती है और इसे हम अगर देखें, तो हमारा जो वैदिक ऋचाओं को अगर हम देखें, तो वहाँ भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जहाँ पर हम चर्चा करते हैं इसमें ये राष्ट्राभिवर्धन में, जो कि आप ब्रह्मन् ब्रह्मणो सी जायता महाराष्ट्र, इस तरह करके। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्र की उत्कर्ष की जो बात आती है, तो 2 स्तर पर आती है। अभी आप लोग चिंतन कर रहे होंगे कहाँ पर हम संस्कृत संभाषण वाले में, संस्कृत प्रवेशिका में चर्चा कर रहे हैं और कहाँ हम पहुँच गए हैं। तो वह पूर्ण रूप से सुसंगठित है और उसी को आपको हम समझाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्र का उत्थान जो है वह मूल रूप से 2 विषय वस्तु को ध्यान में रखता है। एक तो बौद्धिक, सांस्कृतिक और दूसरा आर्थिक। अभी आप भी एक छात्र के रूप में हैं, तो आपका बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष जिस तरह से हो, उसके लिए आपके जो अध्यापक हैं, वह चिंतित होते हैं। दूसरा, जब आप यहाँ से निकलते हैं, जीविकोपार्जन की बात आप चिंतन करते हैं, तो वहाँ पर आर्थिक उत्कर्ष की बात आती है और यही जितना भी जहाँ से हम इतिहास को देखें या वर्तमान को देखें और भविष्य की बात करें, यहाँ पर इसी पर आकर के टिकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम जाते हैं जो कि संस्कृत को लेकर कितनी बात हम कर रहे हैं, जो संस्कृत प्रवेशिका की बात आज आ रही है और वो ऐसी स्थिति में आ रही है, जब आप इस तरह के छात्र हैं, जो कोई परास्नातक के छात्र होंगे, कोई स्नातक के छात्र होंगे, न्यूनतम आप प्राक शास्त्री के छात्र होंगे।
ऐसी स्थिति में आकर के संस्कृत प्रवेशिका की बात अगर हो रही है, तो कहीं न कहीं समस्या तो है ही। जब हम संस्कृत संभाषण की कक्षा चलाते हैं, तो कहीं न कहीं समस्या तो है ही, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि हम माध्यमिक स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, स्नातक से ऊपर उठ चुके हैं, परास्नातक कर रहे हैं, विद्यावारिधि कर रहे हैं, विद्या वाचस्पति में आ जा रहे हैं, अध्यापक बन जा रहे हैं, लेकिन अगर हम संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, संस्कृत में अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, उसके लिए हमें कोई किसी कक्षा में आना पड़ता है, तो कहीं न कहीं समस्या है। ये पहले तो आत्मसात करना होगा। अब ये किस तरह से है, तो उसकी भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उसको भी हमें समझना चाहिए। हमारा जो इतिहास रहा है, इसमें हम देखते हैं जो 2 तरह से हमें क्षति पहुँचाया गया। एक क्षति था जो कि हमारे सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षमता जो है, बौद्धिक जो हमारी स्थिति रही, उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया, जो कि मुगल आदि के द्वारा। और दूसरा आर्थिक जो है उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। अगर हम बात करते हैं, तो एक क्रम से हम देखते हैं जो कि भारत ये कितना समृद्ध रहा है, जो कि अलग-अलग जो वैदेशिक रहे हैं, वह आकर के यहाँ पर कुछ अपना योगदान भी देते हैं, लेकिन अधिकांश जो होते हैं, उन्होंने सांस्कृतिक और बौद्धिक जो है, उसको नष्ट करते हैं, आर्थिक संरचना को तोड़ते हैं। लेकिन भारत इस तरह से सुसंगठित सुव्यवस्थित रहा है, जो कि इन सब के बावजूद आगे चलता रहा। क्यों आगे आगे चलता रहा? तो उस पर हम अभी चर्चा करेंगे और इसमें हम देखते हैं जो कि 2 मुख्य जो स्थिति रही, जो एक हम देखते हैं कोलंबस और एक वास्को डी गामा को देखते हैं, दोनों ही भारत की खोज में चले थे, क्योंकि उस समय में जो सिल्क रूट आदि जो था वो बंद हो चुका था, तो ये जल मार्ग जो है उसका अन्वेषण प्रारंभ हुआ और आपको ध्यान होगा कि उसी समय में कंपास का खोज 1498 में हुआ था, उसी आसपास की बात है और खोज शुरू हुआ और ये भटकते हुए कोलंबस पहुँच गए अमेरिका और वहाँ जाकर के उनको रेड इंडियन के नाम से बताया गया क्योंकि दिमाग में भारत ही था और इधर वास्को डी गामा यहाँ पहुँचते हैं कालीकट तट पर। इस तरह से आप देखते हैं जो कि ये एक जो सूत्रपात होता है इस तरह की समस्याओं का, उससे पूर्व भारत जो है वह विश्व व्यापार का केंद्र रही है और वर्तमान समय में भी आप देखते हैं जो कि भारत की ओर नज़र है। तो जब इस तरह लूट-खसोट चल रहा था, तो भारत कैसे बचा रहा? तो हम जानते हैं जो कि संस्कृत ही एक इस तरह के सेतु का काम किया है, जो इतने झंझावातों के बीच भी हमारी संस्कृति, हमारी जो निधि है, वो सुरक्षित रही। वो हम कह सकते हैं इसे इस तरह से जिस तरह एक माता अपने संतान को अपने आँचल में जिस तरह से समेट करके रखती है, कितनी भी समस्याएँ होती है। आप लोग अ, कादम्बरी पढ़े होंगे, कादम्बरी में आप देखते हैं जो कि सुक जो है सुक सावक को उसके पिता किस तरह से अपनी जान गँवाते हुए भी अपने संतान को कैसे सुरक्षित रखते हैं। उसी तरह यहाँ पर संस्कृत ने भारतीय संस्कृति को अपने आँचल में सुरक्षित रखा और वह बीज रूप में सुरक्षित रहा। बीज रूप में किस तरह से? जैसे कि हम देखते हैं जो कि हम किसान बीज तैयार करता है और 1 साल के बाद फिर से उसे बोता है और कृषि कार्य होता है। इसी तरह देखते हैं क्योंकि वह बीज सुरक्षित रखा हुआ था और जब अनुकूल स्थिति प्राप्त होता है, इस तरह के तंत्र आते हैं जो कि G20 जैसे समिट होता है और यहाँ पर धीरे-धीरे आईकेएस जो है उसको एक अंकुर के रूप में आप देख सकते हैं, जो कि आईकेएस के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में आप संस्कृत को पुनर्जीवित होते हुए देखते हैं क्योंकि इतना अधिक महत्वपूर्ण बिंदु हो गया है, जिसको लेकर के आपको आप कोई भी संस्था आईआईटी हो, आईआईएम हो या जितनी भी संस्थाएँ हैं, कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, इसका अनदेखा नहीं कर सकता है। तो एक सांस्कृतिक दृष्टि से इसको ध्यान में रखा गया है। और यही एक बात रही जो आप कहते हैं G20 समिट रहा, ये 75 साल जब हमारे आज़ादी के हो गए वहाँ से लेकर के ये 100 साल अर्थात हम विकसित भारत की जो संकल्पना हमने रखा है, ये जो अमृत काल और आईकेएस को लेकर के हम देख रहे हैं, एक तरह से पुनर्जागरण का ये काल है और हम कह सकते हैं जो कि ज्ञान परंपरा जो हमारी रही है, उसको फिर से हम
देखने का प्रयास कर रहे हैं नए सिरे से, नए तरीके से। क्योंकि एक ऐसा युग, जिस युग की आपने कभी कल्पना नहीं की थी, यह युग इस तरह का है, जो भारतीय मेधा जो है, मानवीय मेधा को लेकर के और उसी के आधार पर जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम प्रज्ञान जो है, इसको लेकर के एक विशेष कार्य हो रहा है। और इस समय में बहुत सावधानी की ज़रूरत है, जो हम किस तरह से अपने कदम को आगे बढ़ाएँ। और ऐसे में अगर संस्कृत प्रवेशिका इस तरह की कार्यशाला का आयोजन होता है, तो उसमें होता क्या है कि आप अपने आप को समझ पाते हैं, उस आईकेएस के मूलभूत जो विषय वस्तु उनको समझ पाते हैं और आप अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो जब आप अभी संस्कृत प्रवेशिका की बात कर रहे हैं, तो पृष्ठभूमि जो मैंने अभी बताया है पहले स्तर पर, पिछले 20 मिनट में, उसमें आप उसी के आधार पर आप देखते हैं जो कि संस्कृत प्रवेशिका इस कार्यशाला में प्रवृत्त होंगे। एक आउटलाइन तैयार किया गया होगा, आप लोगों से बताया गया होगा जो कि क्या-क्या किस यूनिट में किस तरह से कैसे पढ़ाया जाएगा और उसमें किस तरह से आप दक्ष होंगे, किस तरह से आपका मूल्यांकन होगा, किस तरह से आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, बहुत सारी बातें होंगी। इसमें आप जहाँ तक मेरी मति है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो 3 बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एक तो कंटेंट जो होता है, विषय वस्तु जो है, उसका ज्ञान होना अत्यावश्यक होता है। जैसे कि अभी आपको कहा जाए, आप लोगों में से जितने लोग हैं, वास्को डी गामा पर आप लेख लिखिए, तो आप लोगों में से अधिकांश जो होंगे वो 1-2 लाइन के बाद रुक जाएँगे। अगर वही आपको कहा जाए जो कि वेदव्यास परिसर पर आप एक निबंध लिखिए, तो आप 10 पन्ने लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है जिसके बारे में उस पर आप अधिक नहीं लिख सकते हैं। तो पहले तो कंटेंट आपके पास होना चाहिए, जो कि आप उसके बारे में जानते हो। अब वो कंटेंट आप किस तरह से लेते हैं वो आप जानिए, जो कि आप अगर स्रोत सही है, तो आप सही वक्तव्य आप प्रस्तुत करेंगे। सही उच्चारण कर पाएँगे, अगर नहीं है आपके पास तो आप गलत आप उसका उच्चारण करेंगे, गलत आप उसका अर्थ लगाएँगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दूसरा होता है जो कि क्रिएशन, आपको क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी में विशेष रूप से स्ट्रक्चर जो है, वाक्य संरचना, ये आपको स्पष्ट रूप से ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आपके पास कंटेंट होगा, लेकिन अगर वाक्य संरचना नहीं होगा, तो आप देखते होंगे जो कि अधिकांश वाक्य अशुद्ध होंगे। और ये आप धड़ल्ले से देखते हैं जो कि अच्छे-अच्छे व्यक्ति जो इस तरह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको क्रिएशन जो है अर्थात सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएशन जो है, उसमें कहीं न कहीं समस्या उन्हें है, इस कारण से दिक्कतें आती हैं। इसमें भी और बेहतर आप तब हो सकते हैं जब आप में क्रिएटिविटी हो। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, लेकिन अगर क्रिएटिविटी आप में है, तो आप उसको और भी गहनता से लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और भी बेहतर ला सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो कि संस्कृत संभाषण की ही बात अगर आए, तो आप अलग-अलग व्यक्ति का संभाषण सुनेंगे, तो आपको अलग-अलग तरह का अनुभव होगा क्योंकि उनके पास शब्द क्षमता, इसके साथ ही साथ जो संरचनात्मक क्षमता जो है उनमें और इसके साथ-साथ क्रिएटिविटी, पदलालित्य आदि का प्रयोग जो है, यह विशेष रूप से आप उनमें देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो ये क्रिएटिविटी में 2 बातें ध्यान रखना है, एक तो नॉर्मल जो आप में है, आप सामान्य रूप से वाक्य संरचना कर लेंगे और दूसरा क्रिएटिविटी के साथ। लेकिन अगर संरचना आप ठीक से नहीं जानते हैं, उनके नियमों को नहीं जानते हैं, तो आप गलती करेंगे। आपको उस समय में पता नहीं होगा जो कि क्या उसका अर्थ